अरे जनता पूछेगी कि जौनपुर में सिपाही ने 10 साल की बेटी के साथ आज बलात्कार कर दिया, क्यों कर दिया? नहीं पूछेगी ये सवाल, और नहीं पूछना चाहिए क्या? और आप ताल ठोक रहे हैं कि 15 दिन में जन्नत कर देंगे, बस सिपाही बलात्कार कर रहा है। अरे कोई पापी करे बलात्कार तो तब भी कम अपराध है राय साहब। जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्दी है वो बलात्कार कर रहा 10 साल की बच्ची के साथ, ये क्या है? इसको कैसे कोई पढ़ा लिखा संवेदनशील आदमी स्वीकार कर लेगा? कैसे स्वीकार कर लेगा? कोई कुछ कहे, इन बातों का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए, जब तक जमीन पर आदमी की जिंदगी की सुरक्षा नहीं हो। ठीक बात। हम कहां कहते हैं, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने मेगा प्रोजेक्ट लगाएंगे इतना, अरे वो जब लगाएंगे तो हम तारीफ करने आएंगे। आज बताइए आपका जिलाध्यक्ष क्यों बददिमाग है? आज बताइए आपका विधायक कहीं भी राइफल तमंचा लेके क्यों घुस जाता है? आज बताइए आपका दरोगा किसी दलित महिला के घर में घुस के रेप क्यों करता है? आज 3 बातों को उत्तर दे दीजिए। इसके लिए तो 5 साल नहीं चाहिए ना, इसके लिए तो जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में कोई कोर कमेटी नहीं बनानी ना आपको। ये तो हनक होनी चाहिए, हनक होनी चाहिए थी राय साहब, इकबाल होना चाहिए। प्रदेश बड़ा है ना, इकबाल को ट्रैवल होने में भी टाइम लगता है। नहीं, है राय साहब? शर्मनाक है और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई तत्काल हो जानी चाहिए। हुई मैं नहीं। पक्का हूं। पिछले मालूम नहीं, मैं इसके बारे में भी जब जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस राय का हूं कि इस पर तत्काल राय साहब कार्रवाई हो जानी चाहिए कि उदाहरण पिछली 100 घटनाओं पर। अमिताभ जी अगर ये नहीं हो रही है तो मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कहता हूं कि मेरे जैसा आदमी इसको पसंद करने को तैयार नहीं है। पार्टी में होने के बाद भी, पदाधिकारी होने के बाद मेरे जैसा आदमी इस तरह की चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राय साहब पिछली कार्रवाई हो जानी चाहिए। राय साहब पिछली 100 घटनाओं पर अगर कार्रवाई हुई होती तो ये 101वीं घटना आज नहीं होती। पाठक जी फाइनल कमेंट प्लीज। एक लाइक वैसे अमिताभ जी के बाद बोलने का कोई सिस्टम नहीं है अपने यहाँ, लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि आप लोगों को धन्यवाद कि कम से कम आपके चैनल पर दोनों राष्ट्रीय महासचिव माननीय राय साहब भी और माननीय कुशवाहा साहब भी सच को स्वीकार तो करते हैं। यही क्लिपिंग भिजवा दीजिए, जो लोग कह जाते हैं कम से कम उतनी कार्रवाई हो जाए तो आधा काम तो वैसे हो जाए। अटक जी हम तो सच बोलते हैं और दिल से बोलते हैं, ठीक है। पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के लिए बोलने आते हैं वो अलग बात है, लेकिन बात वही कहने की कोशिश करते हैं जो ईमानदारी से कहनी चाहिए। ठीक है, एक गलत है तो उसको गलत कहने को हम हमेशा तैयार खड़े हैं जी। उससे नफा और नुकसान क्या होगा उससे नहीं मतलब। चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। एक सारिका गोयल एक हमारी फेसबुक में जुड़ी हुई हैं समाचार प्लस के इस पेज के साथ में। हम लोग रोज अपना जो मुद्दा होता है वो फेसबुक पर अपलोड करते हैं। उसमें उन्होंने एक शेर लिख के भेजा है। रोज कोई ना कोई हमको शेर भेजता है, अलग अलग राय भेजता है। सारिका गोयल कहती हैं कि चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लहजे अजनबी हो तो बड़ी तकलीफ देते हैं। अखिलेश यादव जी इस वक्त यही सोच रहे होंगे, है राय साहब? मुलायम सिंह जी ने जो भी कहा, अगर गंभीरता से कहा और वाकई 15 दिन में हालात सुधर सकते हैं तो 1.25 साल में हालात सुधरे क्यों नहीं? सवाल नंबर 1। और अगर 15 दिनों में हालात नहीं सुधर सकते तो मुलायम सिंह जी ने ऐसा कहा क्यों? इन दो वही सवेरा ना जागने को तो तैयारी नहीं है प्रदेश की सरकार। दिक्कत यह है खुली आंखों से भी प्रदेश में अपराध का अंधकार पसरा हुआ है भाई साहब। दिक्कत यह है हर किसी की आंखें खुली हैं। आरोप लगते हैं कि जहां मिठाई और जहां मलाई है आंखें केवल वहीं तक देख पा रही हैं। यह दिक्कत है। अगर दिक्कत जमीन पर धूल फांकती सच्चाई को देख पाती ना तो उत्तर प्रदेश में वाकई दम होता और यहां वाकई जुर्म कम होता और फिर मीडिया वालों से गिला शिकवा करने की जरूरत भी ना होती कि मीडिया अच्छे कामों को नहीं दिखाता और बुरे जो अपराध हैं उन्हीं को हाईलाइट करता है। अपराध है क्यों राय साहब? अगर अपराध कम होंगे और विकास ज्यादा होगा तो मीडिया को मौका ही नहीं मिलेगा कुछ और दिखाने का। अतुल जी बस चंद सेकंड जी, उन्होंने वो एक रेफरेंस पर कहा। उन्होंने कहा कि एक जगह क्या काम हो रहा है कि उनको इतना प्रचार मिल रहा और मैंने ये फला काम किए, मुझे इसका प्रचार नहीं मिल रहा है। तो आप ना आप अपने डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से पूछिए कि अच्छे कामों को मीडिया तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा। इसमें भी लापरवाही है क्या? जी पूछना पड़ेगा। ये बिल्कुल पूछना चाहिए कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। चोरी, डकैती, छिनैती, लूट, बलात्कार, जमीन पे कब्जा, गोलीबारी,
यही क्यों मीडिया के सामने आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं? यह भी आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी मशीनरी की फेल्योर है भाई साहब। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी। अमिताभ जी आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक एक ब्रेक अच्छी ले रहे बहस के हैं। लिए। ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो वही GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। अगर पत्थरों में जान होती तो उत्तराखंड के पहाड़ जरूर कह देते हमें छोड़कर ना जाओ। पहाड़ों के गांव वो खाली हो रहे हैं। गांवों के जो लोग हैं वो रोटी की तलाश में निकलते हैं तो खालीपन गांव में डेरा डाल देता है, सन्नाटा पसरा होता है। पहाड़ों से पलायन केवल रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए नहीं हो रहा, पलायन हमेशा के लिए भी हो रहा है। राजनीतिक दुराव और असुविधाओं के चलते लोग पहाड़ों से मैदानी शहरों में शरण ले रहे हैं। देवभूमि के इस दर्द को हमने कई दफे दिखाया। अब सरकार ने भी हमारी खबरों पर मुहर लगाई है। जनगणना 2011 के जो आंकड़े जारी हुए हैं उनसे भी तस्वीर यही निकलकर सामने आई है कि जी हां, पहाड़ों से उतरकर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में मैदानी इलाकों की तरफ आगे जा रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों का विकास करने का दम भरने वाला उत्तराखंड का सिस्टम और सरकारें और राजनेता क्या वाकई ईमानदारी से पहाड़ों का विकास कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं ही। इसके अलावा हमारे साथ काशी सिंह एरी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं यूकेडी के। मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, आप बीजेपी नेता हैं। राजीव महर्षि हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में जनगणना के जो आंकड़े हैं वो क्यों चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि 10 पहाड़ी जिलों की जनसंख्या मैदानी जिलों की तरफ पलायन कर रही है। सवाल यह है, क्या इसी दिन के लिए हमने लाठी डंडे गोली खाकर उत्तराखंड राज्य बनवाया था? क्या यही हकीकत है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे स्वयंभू भाग्य विधाता हैं, वो पहाड़ों में रहने के बजाय मैदानी क्षेत्रों की तरफ आ रहे हैं? तो फिर पहाड़ों की फिक्र कौन करेगा?
पहाड़ रो रहा है, लेकिन किसी को इसके आंसू नहीं दिखते। पहाड़ के लोग दर्द में हैं, लेकिन किसी को इस दर्द की परवाह नहीं। दर्द हो भी क्यों ना, जब अपनी धरती को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में जाना पड़े, उस जमीन से जुदा होना पड़े जिसकी गोद में खेलकर बड़े हुए हों। आप सोच रहे होंगे कि यह कोई फिल्मी कहानी है। जी नहीं, उत्तराखंड के ताजा जारी हुई जनगणना के आंकड़ों को देखें तो पहाड़ों का यह स्याह सच सामने आता है और साथ ही सामने आ जाती है सरकारी नजरअंदाजी की हकीकत। प्रदेश के जनगणना के आंकड़े आए तो उनमें कई बातें थीं जो विकास और समानता के दावों को पुख्ता करती थी, लेकिन जैसे ही नजर इन आंकड़ों पर पड़ती है जो पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों की जनसंख्या को बयान करते हैं तो खुशी काफूर हो जाती है। आंकड़ों की माने तो 10 पहाड़ी जनपदों से राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। खास बात यह है कि यह पलायन उत्तराखंड राज्य के बाहर कम बल्कि राज्य के ही मैदानी इलाकों में ज्यादा हुआ है। माना जा रहा है कि इसके पीछे इन 10 पहाड़ी जनपदों में मूलभूत सुविधाओं की कमी एक बड़ी वजह है। अब जरा नजर डाल लीजिए इन आंकड़ों पर। साल 2001 में प्रदेश की जनसंख्या 84,89,000 थी। साल 2011 में जनसंख्या बढ़कर 1,86,292 हो गई। कुल मिलाकर प्रदेश में 10 सालों में 18.8% जनसंख्या बढ़ी। ग्रामीण इलाकों में 11.5% जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। वहीं शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों में 39.9% जनसंख्या बढ़ी है। अब जरा पहाड़ी क्षेत्रों के इन आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों से लगातार पलायन जारी है। अल्मोड़ा की जनसंख्या में 1.3% की कमी दर्ज की गई, जबकि गढ़वाल में 1.4% जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। लेकिन उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उधम सिंह नगर की बढ़ी है, जहां 33.5% की बढ़ोतरी दिखी। वहीं देहरादून की जनसंख्या में 32.3% की बढ़ोतरी हुई है और नैनीताल में 25.1% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों से साफ है कि पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार मैदानी इलाकों में पलायन हो रहा है। हम अपनी जनसंख्या जान सके और अंतर भी जान सके कि पर्वतीय क्षेत्रों से कुछ पलायन नीचे की ओर हुआ है। तो अब सवाल यह उठता है कि एक ही राज्य में एक ही जगह से दूसरी जगह इतनी बड़ी संख्या में पलायन क्यों? अर्थशास्त्र कहता है कि पलायन हमेशा अविकसित से विकसित क्षेत्रों की ओर होता है। यह नियम ही अपने आप में सारी कहानी बयां कर देता है। साफ है, जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने पहाड़ी इलाकों के विकास से मुंह मोड़े रखा, जिससे मजबूर होकर लोगों ने घर बार छोड़ दिया और मैदानी जिलों की ओर चले गए। पलायन का जो मुख्य कारण है वो बुनियादी सुविधाओं का है। आप देखेंगे कि गांव में अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, सड़क कनेक्टिविटी नहीं है, हॉस्पिटलिटी नहीं है। इसका असली कारण है कि वहाँ जो किसी को जीवन की बेसिक नीड्स होती है रहने के लिए, जीने के लिए, वो नहीं सरकार दे पाई। सरकार ने जनगणना के आंकड़े तो जारी कर दिए, लेकिन इन्हीं आंकड़ों में छिपा है पहाड़ों की बदहाली का सच। अब प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बारी है कि वो इन आंकड़ों से सबक लेते हुए पलायन का दंश झेल रहे जनपदों को सुविधाओं की दवा दे। उत्तराखंड की जनसंख्या पिछले 10 सालों में 84 लाख से बढ़कर 1 करोड़ के लगभग हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पहाड़ से पलायन लगातार हो रहा है और शहरी क्षेत्रों पे जनसंख्या का दबाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि पलायन कैसे रुक पाएगा, इसके लिए कोई भी मास्टर प्लान नहीं बन पा रहा है। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। आज जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि छोटा छोटा बोलेंगे, हम समस्या विशेष की तरफ सकारात्मकता से फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई हल अगले 14 मिनट की इस चर्चा में हम निकाल पाएं। मुन्ना सिंह चौहान साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा।
अर्थशास्त्र कहता है कि जब पलायन होता है तो विकासशील या अविकसित क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की तरफ होता है। यानी प्रदेश में पहाड़ी